हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्ड में नेचर ऑफ सिग्मा पाई एंड डेल्टा बॉन्ड। राइट, इसको आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो वैसे हम बात कर चुके हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है और डेल्टा बॉन्ड कैसे बनता है। ओके, चलिए तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में सिग्मा बॉन्ड की, जिसको हम पहले डिटेल में बहुत ज्यादा डिस्कस कर चुके हैं। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग। तो जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगी तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से भी फॉर्म होता है, राइट। और पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड का जब फॉर्मेशन होता है तो कितने लोब यूज होते हैं? यहां पर ऑर्बिटल के 2 लोब्स आर यूज्ड। सेकंड है हमारा कौन सा? पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कितने लोब यूज होंगे, वो कैसे बनता है? तो पाई बॉन्ड आर फॉर्म बाय लेटरल ओवरलैपिंग, जिसकी और भी अलग अलग नेम है, वो हम ओवरलैपिंग में बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिटेल एक्चुअल कुछ भी नहीं, यानी फुल कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब पाई बॉन्ड फॉर्म होता है तो उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? राइट, आप सही सोच रहे हैं, 4 लोब्स आर यूज्ड। किसमें? पाई बॉन्ड में। थर्ड डेल्टा बॉन्ड। डेल्टा बॉन्ड में कितने लोब फॉर्म होते हैं, कितने लोब यूज होते हैं? टोटल एक ऑर्बिटल के 4 लोब, यानी डी ऑर्बिटल में होता है, राइट। तो यूज 4 लोब्स ऑफ 1 ऑर्बिटल्स, यानी टोटल 8 लोब्स आर यूज्ड। ओके, तो डेल्टा बॉन्ड हमें बहुत ज्यादा डिटेल में यहां पर डिस्कस नहीं करना है, बहुत ही थोड़ा सा डिस्कस करना है। तो पहले, सबसे पहले तो हम ये देख लें कि सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है कि पाई बॉन्ड की होती है कि डेल्टा बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होती है? तो सबसे ज्यादा सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ होती है। एक्सियल ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, उससे कम होती है डेल्टा बॉन्ड की। क्यों? क्योंकि इसमें टोटल एक ऑर्बिटल के 4 लोब्स यूज होते हैं। 4 लोब्स ऑफ एन ऑर्बिटल्स आर एन ऑर्बिटल इज यूज्ड। तो टोटल कितने लोब यूज होंगे? 8 लोब यूज होंगे। उसके बाद पाई बॉन्ड। क्यों? इसमें क्या होता है? पाई बॉन्ड में एक ऑर्बिटल के केवल 2 लोब यूज होते हैं, 2 लोब्स ऑफ 1 ऑर्बिटल। ये बात क्लियर हो गई। अब डेल्टा बॉन्ड किससे मिलता है? तो हम बात कर रहे हैं अभी डेल्टा बॉन्ड की। अब उल्टे क्यों चल रहा है? पहले हम डेल्टा बॉन्ड देखेंगे, फिर सिग्मा बॉन्ड देखेंगे, पाई बॉन्ड देखेंगे। डेल्टा बॉन्ड क्या जल्दी फिनिश हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले हम डेल्टा बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो डेल्टा बॉन्ड कहां कहां मिलता है? तो डेल्टा बॉन्ड इज ऑलवेज फाउंड इन कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स। मेटल कार्बोनिल्स जहां पर डेल्टा बॉन्ड मिलता ही मिलता है। जैसे कि एग्जांपल ले लें, Fe ट्वाइस CO9, कोबाल्ट, ऑक्टा कार्बोनिल। यहां जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर 12th में आएगा, वहां पर आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। Mn2CO10, Fe3CO12, Ru3 CO12। ओके, इसके अलावा और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोलिब्डेनम ट्वाइस Cl8 4 माइनस। इसके अलावा Re2Cl8 2 माइनस। इन सभी में डेल्टा बॉन्ड होता ही है। तो जैसे इसमें फर्स्ट एग्जांपल ले लें हम, कौन सा? Fe2CO9। Fe2CO9, तो इसमें मेटल मेटल लिंकेज एक है,
आयरन आयरन के बीच में एक लिंकेज है, तो यहां पर एक डेल्टा बॉन्ड यहां पर मिलता है, 1 डेल्टा बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, आयरन आयरन लिंकेज है। यहां पर ये दोनों आयरन के बीच में यहां पर ब्रिज लिंकेज है। ब्रिज का मीनिंग क्या होता है? दोनों मेटल को ज्वाइन करने वाला ग्रुप। और यहां से एक सीओ से, एक आयरन से 3 कार्बन मोनोऑक्साइड, हम कार्बोनिल बोलते हैं, वो अटैच होते हैं। तो ए वाला जो बॉन्ड है यहां पर एक डेल्टा बॉन्ड यहां पर मिलता है। तो फर्स्ट एग्जांपल ये हो गया। सेकंड, जैसे ले लें हम CO ट्वाइस और CO8, तो यहां पर वापस से कार्बन कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक ही डेल्टा बॉन्ड है, 1 डेल्टा बॉन्ड, एक लिंकेज तो एक डेल्टा बॉन्ड। यहां पर इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होता है, COCO, यहां पर 4 कार्बोनिल ग्रुप और यहां पर 4 कार्बोनिल ग्रुप्स। ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर में आप डिटेल में वापस से 12th में पढ़ने वाले हैं, लेकिन वहां पर डेल्टा बॉन्ड वगैरह ये हम ज्यादा डिस्कस करने वाले नहीं है, वो सब चीजें यहीं से डिस्कस होती हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है Mn2CO10। बात समझ में आ गई कि Mn दो मेटल है तो दोनों के बीच में एक ही लिंकेज होगी, तो यहां पर वापस से डेल्टा बॉन्ड, एक ही डेल्टा बॉन्ड फॉर्म होगा। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Mn और यहां पर एक Mn से 5 CO ग्रुप अटैच होते हैं, 5 CO ग्रुप अटैच होते हैं। अब देखिए यहां पर सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड पूछे जा सकते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे पूछेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में 3 बॉन्ड हैं, तो आप टोटल सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल Fe3CO12। अब यहां पर देखिए 3 आयरन एटम्स हैं, 3 आयरन एटम्स हैं, तो 3 कैसे? एक आयरन एटम, दूसरा आयरन एटम, तीसरा आयरन एटम, तीनों के बीच में लिंकेज है, तो 1 डेल्टा बॉन्ड, एक 1 डेल्टा बॉन्ड, एक 1 डेल्टा बॉन्ड, टोटल कितने डेल्टा बॉन्ड हो गए? 3 डेल्टा बॉन्ड यहां पर फॉर्म होते हैं, राइट। तो यहां पर 3 डेल्टा बॉन्ड टोटल फॉर्म होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है, तो आयरन आयरन आयरन, और एक आयरन से टोटल 4 CO ग्रुप अटैच हैं, 4 CO ग्रुप। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते, 1 2 3 और 4 CO। यहां भी 1 2 3 और 4। ओके, तो यहां डेल्टा बॉन्ड, ए डेल्टा बॉन्ड और ए डेल्टा बॉन्ड। ये बात समझ में आ गई। अब ये जो Mn2CO10 है उसको मैं वापस से ले रहा हूं, उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर देखिए। Mn2CO10 किस टाइप से होता है? Mn 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 के बीच में डेल्टा बॉन्ड है। अब एक Mn से 5 CO अटैच हैं, एक CO ऊपर और 4 CO स्क्वायर प्लेनर में, तो ये किस टाइप की ज्योमेट्री बन गई? स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल टाइप की ज्योमेट्री यहां पर देखिए बन गई है। स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, देखिए इसको मैं दूसरे कलर से कर रहा हूं। ये यहां से देखिए क्या है आपकी स्क्वायर प्लेनर और ऊपर CO नीचे Mn, वो क्या हो गया आपका? बाई पिरामिडल। ओके, तो यहां पर देखिए एक डेल्टा बॉन्ड फॉर्म हो गया है। इसके अलावा डेल्टा बॉन्ड और कहां कहां मिलता है? 2 एग्जाम्पल और हमने इसके अलावा इसमें देखे हैं। ध्यान रखिए, आप कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, हर चीज को नोट करते चलिएगा। नोट नहीं करेंगे तो कोई काम का नहीं, ठीक है ना। कहानी नहीं हम सुनना, कहानी हमको नहीं सुनना है। तो यहां देखिए Re2Cl8 इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? Re और Re, यहां पर देखिए 4Cl यहां
1 2 3 और 4 Cl यहां पर। तो ये इसका प्लेनर जैसा यहां ऊपर हो गया है, नीचे इसका प्लेनर जैसा हो गया है, और दोनों बीच में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बाहर चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस पर कितना है, टोटल चार्ज इस पर 2 माइनस, राइट। अब इसमें देखिए तो यहां पर आर ई के बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, 4 बॉन्ड्स हैं। 4 बॉन्ड्स होते हैं, यानी बॉन्ड ऑर्डर, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड हो उसे हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर हम एमओटी थ्योरी में पढ़ने वाले हैं। तो आर ई के बीच में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 4। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड 1 है आर ई के बीच में, वो कौन बनाता है, डी जेड स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। और पाई बॉन्ड कितने हैं, आर ई के बीच में 2 हैं, वो कौन फॉर्म करते हैं, डी वाई जेड प्लस डी वाई जेड, और दूसरा डी एक्स जेड प्लस डी एक्स जेड, ये पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और एक डेल्टा बॉन्ड होता है। तो टोटल बॉन्ड देखिए 4 हो गए। डेल्टा बॉन्ड कौन फॉर्म करता है, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई, ये डेल्टा बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहां तक ये चीज क्लियर हो गई कि सिग्मा बॉन्ड डेल्टा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, राइट। तो ये बात क्लियर हो गई स्टूडेंट्स। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, वो ध्यान से सुनिएगा। कई बार एक टर्म यूज होती है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल और नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये क्या होता है, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या है, तो ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनमें एडजेसेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल इक्वल हो, उन्हें हम कहते हैं इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर एडजेसेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच का बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल ना हो, तब हम उसे कहते हैं नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल की, हियर एडजेसेंट बॉन्ड एंगल बिटवीन हाइब्रिड ऑर्बिटल इज सेम। जैसे किस में होना चाहिए, एसपी में 180 का एंगल होता है, sp2 में 120 के एंगल होंगे, sp3 में सारे एंगल 190 की 28 मिनट के होंगे। अगर रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर का मतलब क्या, सभी ग्रुप सेम रहें। इसके अलावा sp3 d2 में 90 के एडजेसेंट एंगल होंगे, वो कहलाएंगे इक्विवेलेंट। अब नॉन इक्विवेलेंट क्या होते हैं, हम बात कर ही चुके हैं, नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहां पर क्या होता है, एडजेसेंट बॉन्ड एंगल ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट सेम, सेम नहीं होते हैं। कौन कौन से हाइब्रिडाइजेशन यूज हो सकते हैं यहां पर, sp3d, sp3d3, यहां पर हम d3sb ले लेंगे। अब क्या sp, sp2, sp3 ये हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होंगे, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होंगे? नहीं, ये गलती नहीं करना। देखिए कैसे, जैसे CH4 लिया, CH4 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, राइट। सारे के सारे ग्रुप एक जैसे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल इसके अंदर है। CCl4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो यहां भी इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है, क्यों, सारे ग्रुप सेम है। CHCl3 में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। क्यों, क्योंकि सभी ग्रुप, सभी एंगल
109 डिग्री 28 मिनट के नहीं होंगे। 3 ग्रुप्स क्लोरीन और 1 हाइड्रोजन है, ठीक है, इसलिए यहां पर बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक वैसी CH2Cl2, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल है। अमोनिया, अमोनिया में भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। इक्विवेलेंट क्यों है? 3 बॉन्ड एंगल है यहां पर, तीनों 107 डिग्री के लगभग हैं। अब sp3d ले लेते हैं हम, जैसे कि PCl5। PCl5 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है यहां पर? sp3d। तो अब यहां 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, 90 डिग्री का भी और 120 का भी, और एक 180 का भी है। एडजेसेंट की हम बात करें तो इसको छोड़ दीजिए। एडजेसेंट में देखिए 90 और 120 यानी 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, तो ये कैसा कहलाएगा? नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। IF7 में हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d3। तो यहां पर 2 टाइप के बॉन्ड एंगल है, 72 डिग्री और 90 डिग्री। तो वापस से किसमें, कौन सी कैटेगरी में आएगा? नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये बात आपको समझ में आ गई है कि जरूरी नहीं है कि sp3 है तो इक्विवेलेंट ही रहेगा, वो नॉन इक्विवेलेंट भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की। नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड भी क्या अलग अलग टाइप के हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, डिपेंड करता है ओवरलैपिंग पर। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, क्लोरीन CH2 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। अब मुझे पता करना है कि इसमें नेचर वाइज कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लीजिए। कैसे? ये बॉन्ड को अलग अलग बना लीजिए। कार्बन हाइड्रोजन, यहां डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, यहां ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन, और यहां पर हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन। एक ही एग्जांपल में इसका कंसेप्ट हम क्लियर करेंगे। सबसे पहले आप हाइब्रिड स्टेट फाइंड करिए, तो मालूम इसकी हाइब्रिड स्टेट आ जाएगी sp3, इसकी sp2, और ये थोड़ा सा ये कार्बन, हाँ राइट राइट, एक कम बन गया है, उसको सही कर लेते हैं। एक यहां पर कार्बन कम बन गया है, तो यहां कार्बन कार्बन के बीच में क्या था? यहां था डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन, फिर यहां सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर कार्बन, उससे अटैच 3 हाइड्रोजन। अब यहां पर हाइब्रिड स्टेट फाइंड कर लीजिए। हाइब्रिड स्टेट हम सीख चुके हैं, इसकी हाइब्रिड स्टेट भी sp2 हो जाएगी, इसकी sp, इसकी भी sp, और ये sp3। अब हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? s ऑर्बिटल यूज होता है। और क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होता है? p ऑर्बिटल यूज होता है। ये बात है मालूम है। अब यहां जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है कार्बन क्लोरीन के बीच में, कार्बन का तो sp3 ऑर्बिटल यूज हो रहा है और क्लोरीन का p ऑर्बिटल। और यहां कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है वो कौन सा है? कार्बन का sp3, हाइड्रोजन का s। यहां पर भी जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन का sp3 है और हाइड्रोजन का s है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? कार्बन का, एक कार्बन का sp3 और दूसरे कार्बन का sp2 है। यहां पर बताइए, एक कार्बन का तो sp2 है और हाइड्रोजन का s है, राइट। ये वाला जो एक सिग्मा बॉन्ड है वो कौन सा है? कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का भी sp2 है। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कार्बन sp2 है और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यूज होगा। यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है वो कौन सा है? एक कार्बन का sp2 और दूसरे कार्बन का sp। यहां पर एक सिग्मा है, 2 पाई है, तो एक कार्बन का sp और दूसरे कार्बन का भी sp। अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या है जो सिग्मा बॉन्ड है? एक कार्बन का sp और दूसरे कार्बन का sp3,
और यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड है तीनों के तीनों, एक कार्बन का sp3 और दूसरे कार्बन का s, है ना धांसू कॉन्सेप्ट। ठीक, देखा, वो थ्योरी किसी काम की नहीं जिसको हम क्वेश्चन में अप्लाई ना कर सके, इसलिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। आप अलग अलग डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस तैयार करिए तो ही कुछ हो पाएगा। अब इसमें देखिए, फर्स्ट एक सिग्मा कौन सा वाला, sp3p, ए वाले कितने हैं, एक ही है। दूसरा सिग्मा sp3 और s, ए वाले कितने सिग्मा है, काउंट करें, 1 2, एक यहां एक यहां, दो यहां पर हो गए और 3 यहां पर हैं, टोटल कितने हो गए, ये हो गए 5। नेक्स्ट सिग्मा sp3 और sp2, sp3 और sp2 के बीच में कितने सिग्मा हैं, तो sp3 sp2 का एक ही सिग्मा दिख रहा हमें, ये हो गया नंबर 1। 4 सिग्मा sp2 और s, तो sp2 और s का एक सिग्मा तो ये हो गया, sp2s एक सिग्मा ये हो गया, टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड है। नेक्स्ट sp2 sp2, sp2 sp2, तो sp2 sp2 के बीच में कितने सिग्मा दिख रहा है हमें, एक ही सिग्मा दिख रहा है, ये वाला sp2 sp2 यानी एक ही है। 6 नंबर sp2s तो हमने काउंट कर लिया, राइट, काउंट कर लिया। sp2 और sp, सिग्मा sp2 और sp के बीच में कितने सिग्मा है, एक ही सिग्मा दिख रहा है। नेक्स्ट अब यहां पर आ जाए sp2 sp हो गया, अब यहां पर आ जाए sp sp, तो sp sp के बीच में एक ही सिग्मा है। और 8 नंबर sp3 और sp, इसके बीच में कितने सिग्मा है, एक सिग्मा है। टोटल सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा हो रहा है टोटल। अब यहां पर काउंट करें 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने सिग्मा हो गए, 13 सिग्मा हो गए। नेचर टाइप्स ऑफ सिग्मा कितने हो गए, टाइप्स ऑफ सिग्मा नेचर वाइज कितने हैं, टाइप्स ऑफ सिग्मा 8 टाइप के सिग्मा हैं। एक sp3p, sp3s, sp3 sp2, sp2s, sp2 sp2, sp2 sp, sp sp और sp3 sp, तो टाइप्स ऑफ सिग्मा कितने हो गए, 8 टाइप के सिग्मा बॉन्ड यहां पर हो चुके हैं, राइट। और टोटल सिग्मा कितने हैं, 13 सिग्मा हैं। अब बताइए इस एग्जांपल में अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लें कि बताइए इसमें sp2s सिग्मा कितने हैं, sp2 sp2 सिग्मा कितने हैं, तो आपको ओवरलैपिंग, हाइब्रिड स्टेट, हर चीज यहां पर आपकी एकदम परफेक्ट क्लियर होनी चाहिए, राइट। बात समझ में आ गई, क्लियर, मजा आ गया, ओके। तो अब हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ, वो कौन सा है, हमारा नेचर ऑफ पाई बॉन्ड, ओके। तो बच्चों हम बात करने वाले नेचर ऑफ पाई बॉन्ड की। नेचर ऑफ पाई बॉन्ड देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया फाइंड नेचर ऑफ पाई बॉन्ड इन HNO3, SO2, SO3, XeO3, XeO4, H3PO4, I2Cl2-, राइट। इसमें कौन सा टाइप का पाई बॉन्ड होता है, देखिए मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूं, मैं स्पीडली कैलकुलेट करके लिख रहा हूं कि इसमें कौन सा है, पी पाई, इसमें पी पाई भी है और पी डी पाई भी है, इसमें भी पी पाई और पी डी पाई है, इसमें पी डी पाई और इसमें पी डी पाई और इसमें पी डी पाई और यहाँ पर डी पाई बॉन्ड है। दिमाग की नसें फट गई कि ये क्या होने वाला है, दिमाग खुल के चलिए। पी पाई का मतलब क्या, पी ऑर्बिटल में ऐसी लेटरल ओवरलैपिंग हो, और पी डी पाई का मतलब एक का पी और दूसरे का डी ऑर्बिटल, और डी पाई का मतलब दोनों के डी ऑर्बिटल। अब देखिए दिमाग लगाइए, बहुत ही सिंपल। HNO3 में मुझे बताइएगा डी ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन में क्या डी ऑर्बिटल है, अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड बनेगा तो क्या नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होता है, नहीं, क्यों, सेकंड पीरियड का एलिमेंट, सेकंड पीरियड के एलिमेंट का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s और 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में जो भी इलेक्ट्रॉन हो, राइट।
तो जब 2s और 2p है तो 2d होता नहीं है, ना नाइट्रोजन में ना ऑक्सीजन में, यानी p पाई d पाई तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सल्फर में बैक एंड डी ऑर्बिटल है, जीनोन में बैक एंड डी ऑर्बिटल्स हैं, फास्फोरस में बैक एंड डी ऑर्बिटल्स हैं, क्लोरीन और रेनियम में बैक एंड डी ऑर्बिटल्स हैं। तो डेफिनेटली इनमें बैक एंड डी ऑर्बिटल है। तो बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हुए तो इसके चांसेस बन सकते हैं कि उसमें पी पाई डी पाई हो। अब क्या डी पाई नहीं हो सकता? SO2 में देखिए ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में पाई बॉन्ड होगा, तो ऑक्सीजन में तो सिर्फ p ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p4, 2d नहीं होता है, 2d नहीं है, यानी ऑक्सीजन डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होने से डी पाई नहीं बना सकता। सल्फर में डी ऑर्बिटल है, 3s2 3p4, 3d पॉसिबल है, तो सल्फर में वैकेंट डी ऑर्बिटल पॉसिबल है। तो सल्फर का डी ऑर्बिटल यूज हो जाए, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज हो जाए, तो SO2 में पी पाई डी पाई हो सकता है। ठीक वैसी SO3 में भी सल्फर का डी ऑर्बिटल, ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल हो सकता है। जीनोन में बैक एंड डी ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन में बैक एंड डी ऑर्बिटल नहीं है, तो अगर ऑक्सीजन का पी ऑर्बिटल यूज हो, जीनोन का डी ऑर्बिटल यूज हो, तो बिल्कुल पी पाई डी पाई हो सकता है। इसी तरह से H3PO4 में ऑक्सीजन में वैकेंट पी ऑर्बिटल है और फास्फोरस में वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है, तो फिर वहां पर भी पी पाई डी पाई हो सकता है। लेकिन अगर एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हुए तो क्या सारे पी पाई डी पाई होंगे? क्या पी पाई होगा? क्या पी पाई डी पाई होगा? क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं कैसे करना है। अब यहां थोड़ी सी हम एक मेथड को यूज करना पड़ेगा, तो उसको यूज करते हुए चलते हैं, थोड़ी सी स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। एक काम करिए, कई बार क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर ही फाइंड करके हम कर सकते हैं, कई बार टोटल बॉन्ड फाइंड करके हम भी कर सकते हैं। तो एक काम करिए, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो फाइंड करिए, और कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम। दोनों में से कुछ भी कॉन्सेप्ट लग सकता है अराउंड सेंट्रल एटम। अब टोटल बॉन्ड या ऑक्सीडेशन नंबर हमने कैलकुलेट की, सपोज कीजिए टोटल बॉन्ड 4 आ रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ रही, तो जितने बॉन्ड या ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है उतने इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर लीजिए। मेक इलेक्ट्रॉन अनपेयर, एक्साइटेड स्टेट लाके अनपेयर कर लीजिए, इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर और नंबर ऑफ बॉन्ड अराउंड सेंट्रल एटम, अराउंड सेंट्रल एटम, राइट। अब क्या करें हम? अब क्या करें? स्ट्रक्चर आपको पहले से मालूम होना चाहिए, स्ट्रक्चर पहले से पता होना चाहिए, हाइब्रिड स्टेट पहले से पता होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आपको से मालूम हो, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आपको मालूम हो, फिर उसके बाद ही आप पाई बॉन्ड का नेचर यहां फाइंड कर सकते हैं। तो अब क्या करिए, जितने इसमें सिग्मा बॉन्ड हो उतने में हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए, जितने सिग्मा बॉन्ड हो उतने हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए। हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बाय नोइंग हाइब्रिड स्टेट, बाय नोइंग हाइब्रिड स्टेट, राइट, टू मेक सिग्मा बॉन्ड। मैंने क्या बोला, आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या क्या आपको मालूम होना चाहिए? हाइब्रिड स्टेट पता हो, राइट, हाइब्रिड स्टेट पता हो, स्ट्रक्चर मालूम हो, तब हम इसमें फाइंड कर सकते हैं। तो अब जैसे क्वेश्चन लिया, इसमें पहला दिया था, क्या दिया था? HNO3। तो HNO3 का पहले तो आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए, तो इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है, यहां डबल बॉन्ड O, राइट, यहां पर एक पाई बॉन्ड है। तो नाइट्रोजन के अराउंड कितने, नाइट्रोजन के अराउंड कितने बॉन्ड है? यहां पर 4 बॉन्ड है, नाइट्रोजन के अराउंड 4 बॉन्ड है। यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर ले, तो ऑक्सीडेशन नंबर हम या शॉर्ट मेथड से फाइंड कर लेते हैं। हाइड्रोजन क्या 1, नाइट्रोजन की फाइंड करना है, X ले लीजिए, 3 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम -2 लेके चले, तो ये हो गया, X की वैल्यू कितनी आ गई? +5 आ गई। अब यहां पर देखिए ऑक्सीडेशन नंबर अगर आपने फाइंड की तो ऑक्सीडेशन नंबर +5 आ रही है। अब +5 से सॉल्व होने वाला नहीं है,
तो हर जगह ऑक्सीडेशन नंबर से सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो अब यहां देखिए नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, नाइट्रोजन का बॉन्ड से इसलिए यहां सॉल्व करेंगे 1s2 2s2 2p3, राइट, ये क्लियर हो गया। 2s में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2s में बैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2p में बैलेंस शेल में 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है। अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं वो देखिए, 1 2 3, 3 यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहां पर देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन हमने कौन सा ले लिया, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ले लिया, 3 सिग्मा बॉन्ड हमें यहां पर रखना है। तो अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लोगे, हाइब्रिडाइजेशन लेंगे हम यहां पर तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा ले लीजिए, यहां पर हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 sp2। अब आप बोलोगे कि डबल, ये तो फुलफिल्ड है, इस सिग्मा कैसे बनाएगा। तो बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर हम बना दें यहां पर, ये जो लोन पेयर यहां पर देख रहे हैं, ये क्या करेगी, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर देगी, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह काउंट हो गया। तो अब यहां पर सिग्मा बॉन्ड तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म कर रहे हैं। नाइट्रोजन का एक जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन यानी 1s2 और 2s2 और 2p4, तो ऑक्सीजन में एक जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है वो कहां पर है, पी ऑर्बिटल में है, पी ऑर्बिटल में। तो इसका एक पी ऑर्बिटल, इसका एक पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच में यहां बॉन्डिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी, लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, पी पाई। वैसे भी इसमें ज्यादा आपको सोचना नहीं है, कुछ भी नहीं करिए, सब छोड़ दीजिए इसको, डायरेक्ट देखिए नाइट्रोजन वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं, ऑक्सीजन वैकेंट डी ऑर्बिटल होता नहीं है, यानी इसमें कौन सा बॉन्ड होगा, फिर पी पाई ही होगा। अगर पाई बॉन्ड है तो वो बिल्कुल पाई बॉन्ड है। दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है SO2 की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है, या इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो S डबल बॉन्ड O, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने यहां पर, टोटल 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर अनपेयर करिए। HNO3 में वो डायरेक्ट वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है, प्रॉपरली लग पा रहा है, थोड़ा वो कंफ्यूज कर रहा था। अब यहां पर देखिए सल्फर का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और 4, और 3d वैकेंट है, 3d वैकेंट है, ये 3d वैकेंट है। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ बॉन्ड इसके अराउंड कितने हैं, टोटल 4 बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना है। तो अभी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ग्राउंड स्टेट है, अब आप क्या लाइए, एक्साइटेड स्टेट लाइए। तो एक्साइटेड स्टेट लाओगे तो पहले 3p का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के 3d में चला जाएगा, 1 2 3, यहां का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के कहां चला गया, ये चला गया 3d में, 3d में चला गया, राइट। अब इसमें हाइब्रिड स्टेट कौन सी होती है, SO2 में हाइब्रिड स्टेट है sp2, हमें पहले से मालूम है sp2, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। अब देखिए यहां पर 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, तो यह ये सल्फर का एक तो p ऑर्बिटल है, एक d ऑर्बिटल अनहाइब्रिड है। ऑक्सीजन में बताइए, ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वैलेंस शेल का 2s2 और 2p4, 2p4 का मीनिंग क्या, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन कैसे, 1 2 3 और 4, राइट। तो अब यहां पर बताइए 2 पाई बॉन्ड हमें बनाना है, तो एक पाई बॉन्ड इससे बन जाएगा, एक पाई बॉन्ड इससे बन जाएगा। तो ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज हुआ है और सल्फर का यहाँ p ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो ये तो हो गया p पाई। यह सल्फर का d ऑर्बिटल यूज हुआ है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज हुआ है, तो हो गया p पाई d पाई, राइट। तो अब यहां पर SO2 में जो 2 पाई बॉन्ड हैं, एक पाई बॉन्ड कौन सा है, p पाई है, और दूसरा पाई बॉन्ड कौन सा है, p पाई d पाई है। ये बात क्लियर हो गई। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा SO3। तो SO3 में सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, पता लग गया पाई है कि सिग्मा है।
इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 भी है, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 है, ठीक है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर कर, नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, नंबर ऑफ बॉन्ड 6 है, तो हमें 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर करना है। सल्फर का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4। ओके, तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 3p में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। इसको फिल करेंगे 1 2 3 और 4, और 3d वैकेंट है, 3d ऑर्बिटल वैकेंट है, ये 3d है। अब मुझे बताइए यहां पर 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्राउंड स्टेट में तो 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लेकर के आइए। तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में यहां पर 3p का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर के कहां चला जाएगा, 3d में चला जाएगा। तो यहां का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो गया, ये अनपेयर होकर के कहां चला गया, ये चला गया 3d में, 3d में चला गया, राइट। अभी भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुए हैं, तो आप सेकंड एक्साइटेड स्टेट लेकर के आइए। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट में यहां का भी एक इलेक्ट्रॉन, 3s का भी एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रमोट हो गया। तो 3d में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3d में अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ए रहा और एक ए रहा है, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है, इसमें हाइब्रिड स्टेट फाइंड कर लीजिए। तो हाइब्रिड स्टेट कौन सी, इसमें भी sp2 हाइब्रिड स्टेट है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा दीजिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन करा दिया, क्लियर। अब यहां पर 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन है। आप पिछले वाले एग्जांपल में देखिए, एक ही ऑक्सीजन के दोनों पी ऑर्बिटल यूज नहीं हो रहे थे, अलग अलग ऑक्सीजन के, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, तो एक ऑर्बिटल का, एक ऑक्सीजन का एक पी ऑर्बिटल, दूसरे ऑक्सीजन का भी दूसरा पी ऑर्बिटल, मैंने दोनों को एक साथ लिख दिया था, टोटल 2 ऑक्सीजन है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो पाई बॉन्ड बनेगा, यहां तो सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। हमारे पास टोटल 3 ऑक्सीजन यहां पर है, तो हर ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल यूज होगा, तो हर ऑक्सीजन का एक p ऑर्बिटल यूज होगा, यहां भी ऑक्सीजन का p यूज होगा, यहां भी ऑक्सीजन का p यूज होगा, यहां भी ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल ही यूज होगा। तो यहां पर बताइए कौन सा बॉन्ड बना, p पाई, सल्फर का p और ऑक्सीजन का p, और यहां पर बताइए सल्फर का d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है, और यहां पर सल्फर का d ऑर्बिटल है और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल है। तो अब यहां पर देखिए s डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो यहां पर जो 3 पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड में से एक पाई बॉन्ड कैसा है, p पाई, और दूसरा पाई बॉन्ड कौन सा है, p पाई d पाई, और तीसरा पाई बॉन्ड कौन सा है, p पाई d पाई। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं हम, कौन सा, XeO3। XeO3 में ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +6 है। इसका शेप होता है पिरामिडल, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। तो जीनोम का बैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम है, 5s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 5p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी फुलफिल्ड है। अब हमें यहां पर टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 बॉन्ड है। तो ये ग्राउंड स्टेट है, 5s 5p के बाद ये 5d ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल है। अब मैं एक साथ तीनों एक्साइटेड स्टेट ले रहा हूं, एक एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, दूसरे एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा, तीसरे एक्साइटेड स्टेट में यहां पर इलेक्ट्रॉन प्रमोट होगा। तो डायरेक्ट में थर्ड एक्साइटेड स्टेट को लिख रहा हूं। तो 3 एक्साइटेड स्टेट में 5s के इलेक्ट्रॉन में कोई चेंज नहीं, लेकिन जो 5p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन 5d ऑर्बिटल में प्रमोट हो जाएंगे। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा कराना है, हाइब्रिडाइजेशन हमें कराना है कौन सा, sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब बताइए, जो हमारे पास ऑक्सीजन है, हम कई बार बात करते आए, ऑक्सीजन में कौन सा ऑर्बिटल है, 3 ऑक्सीजन यहां पर है, तीनों में वैकेंट p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल तो है ही नहीं। तो इसमें जीनोम का d ऑर्बिटल यूज हो रहा है, ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज हो रहा है, तो कौन सा, p पाई d पाई, और यहां पर p पाई d पाई, ऑक्सीजन का
p ऑर्बिटल और जीनोन का d ऑर्बिटल p पाई d पाई। तो यहां पर जो 3 पाई बॉन्ड हैं वो तीनों पाई बॉन्ड कौन से हैं? p पाई d पाई, यहां पर भी p पाई d पाई और ये वाला भी p पाई d पाई। सिमिलरली HCO4 में आप कैलकुलेट कर सकते हो, यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। तो एक एक्साइटेड स्टेट और लानी पड़ेगी, तो यहां का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के डी में चला जाएगा। जब डी में चला जाएगा तो जीनोन में सारे बॉन्ड कैसे होंगे? p पाई d पाई, ये वाला भी p पाई d पाई और ये वाला भी p पाई d पाई और ये वाला भी p पाई d पाई, राइट। Re2Cl माइनस में क्लोरीन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है, रेनियम के पास भी वैकेंट d ऑर्बिटल है, तो जो भी पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? d पाई d पाई। कितने पाई बॉन्ड है? हम बात कर चुके थे कि Re में जब हमने डेल्टा बॉन्ड देखा तो उस डेल्टा बॉन्ड में हमने देखा था कि Re के बीच में टोटल 4 बॉन्ड है, जिसमें से टोटल 4 बॉन्ड थे यहां पर क्लोरीन 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 और क्लोरीन, क्लोरीन 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 और क्लोरीन, और बाहर कितना चार्ज? 2 माइनस चार्ज। तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड था और 2 पाई बॉन्ड थे। दोनों पाई बॉन्ड कौन से थे? डी पाई बॉन्ड थे, डी पाई, और इसमें एक डेल्टा बॉन्ड था, राइट, और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड था। तो टोटल Re के बीच में 4 बॉन्ड थे। Re के बीच में जो 4 बॉन्ड है उनका बाइफर्केशन मैंने कर दिया है। ये बात समझ में आ गई? तो ये मजा आ गया इसमें कि नेचर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे हमें चेक करना, नेचर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कैसे चेक करना, नेचर ऑफ डेल्टा बॉन्ड हमें कैसे चेक करना है। लास्ट एग्जांपल बचा है, जैसे बोर्ड लेवल में भी, इवन 12th में भी क्वेश्चन पूछा जाता है या CBSE में भी पूछा जा चुका है कि HNO3 और H3PO4 में नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? नेचर ऑफ पाई बॉन्ड क्या है? तो HNO3 में तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि यहां पर तो p पाई है और यहां पर है p पाई d पाई। कैसे उसको भी देख लेते हैं। तो H3PO4 का स्ट्रक्चर देखिए, p डबल बॉन्ड हो, OH OH और OH, ये इसका स्ट्रक्चर है। इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फास्फोरस के अराउंड टोटल 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड है, या फिर फास्फोरस की ऑक्सीडेशन नंबर 5 है। तो फास्फोरस का वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? ये होता है 3s2 और 3p3, ये वैलेंस शेल का कॉन्फ़िगरेशन है, 3s2 3p3। अब यहां पर बताइए अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी, टोटल बॉन्ड कितने हैं? टोटल बॉन्ड यहां पर 5 है, 5 में तो 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन करिए, तो ये तो ग्राउंड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में 3s का एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट होकर के कहां पर जाता है? ये जाता है 3d में, ये 3d में जाता है, राइट। अब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है इसमें? sp3, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करा दिया। अब मुझे बताइए ऑक्सीजन के पास, फास्फोरस ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के पास तो सिर्फ p ऑर्बिटल है और फास्फोरस के पास कौन सा ऑर्बिटल? ये वाला d ऑर्बिटल है। तो इसके बीच में जो पाई बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा? d पाई p पाई। तो ये जो बॉन्ड हो गया d पाई p पाई। तो अब ये बात समझ में आ गई, अच्छी तरह से क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो मजा आ गया, तो इसको फोड़ डालिए। और ये वाला जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, ये CBSE बोर्ड में 12th में कई बार पूछा जा चुका है। प्रीवियस पेपर आप देखेंगे अलग अलग जोन के, तो वहां पर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं मिल जाएगा। ओके, तो इसको कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।